हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। और ये एनालिसिस हम लोग अरुणाचल टाइम्स का डेट होगा 21 मार्च 2026 का हम लोग स्टार्ट करेगा। द फर्स्ट न्यूज़ इज नामसाई टॉप्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन अंडर नीति आयोग प्रोग्राम। ठीक है, सो नीति आयोग का जो प्रोग्राम रखा है स्पेशली फॉर द एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होगा। ये कैटेगरी है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। उसके अंदर में नामसाई हैज़ बीन टॉप, वो सबसे आगे मतलब कैटेगराइज किया गया है अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। ओके, सो ये याद रखो, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर में ऑफ द नीति आयोग आपका नामसाई जो सबसे टॉप डिस्ट्रिक्ट है, और उसी के चलते वो डिस्ट्रिक्ट को अवार्ड दिया गया है अराउंड 3 करोड़ के लिए। ठीक है, नाउ ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, और उसके लिए आवर डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोंगना मीन वो एक्सप्रेस किया है, एंड ही हैज़ ऑल्सो बोला है कि ये एक मोमेंट ऑफ इमेंस प्राइज है फॉर द नामसाई डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज फॉर अरुणाचल एज ए होल। सो इफ़ वी सी द रैंक ऑफ नामसाई 2018 तक नामसाई का रैंक जो 96 कैटेगरी में था, लेकिन ओवर द ईयर ओवर दिस 7 years नामसाई 96 से वो 1 पोजीशन में आ गया है। ठीक है, नाउ फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव नीति आयोग को जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, सो इट्स नेसेसरी कि नीति आयोग क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखें। ठीक है, सबसे पहले नीति आयोग एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी है, साथ में ये नॉन स्टेटरी बॉडी भी है। ठीक है, और नीति आयोग जो बेसिकली ये आपका 2015 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, रिप्लेसिंग आवर 65 years ओल्ड प्लानिंग कमीशन। ठीक है, हमारा प्लानिंग कमीशन जो था उसको रिप्लेस करते हुए नीति आयोग को 2015 में 1 जनवरी में रिप्लेस किया है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां में हम बटम अप अप्रोच, यानी कि जहां में हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये सब दिखा सकता है, यानी कि ये एक बटम टू टॉप अप्रोच है। ओके, और इसीलिए हम इसको थिंक टैंक बोलता है, यानी कि अभी देखेगा, अभी समझेगा और अभी करेगा, इंस्टेड ऑफ लॉन्ग प्लानिंग। डन। और दूसरा, इसका जो चेयरमैन होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहता है, और जितना भी गवर्निंग काउंसिल्स होता है वो मैक्सिमम चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट एज वेल एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी वो उसका मेंबर बनता है। ओके, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लाइक आई सेड वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए हेल्प करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब जहाँ में सेंटर और स्टेट दोनों पार्टनरशिप के तौर पे काम करता है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जैसे डिफरेंट स्टेट के अंदर में वेरियस सेक्टर का डेवलपमेंट का कंपटीशन रखता है इन ए हेल्दी वे, ताकि दोनों मिल के ग्रो कर सके, सच एज एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये भी एक प्रोग्राम है। उसके अलावा दूसरा चीज़ ये है कि नीति आयोग सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, इसमें कोई पावर नहीं है कि वो फाइनेंशियल को यानी कि फंड को एलोकेट कर सके टू द स्टेट। नीति आयोग प्रोग्राम बनाने से भी वो फाइनेंशियल का जो पावर होता है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में होता है। डन। उसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो नीति आयोग के अंदर में आता है, इसको 2018 में लॉन्च किया है। ओके, सो इसका कंसेप्ट ये है कि वो आपका जितना भी ट्री स्ट्रेटेजी, इसका कंसेप्ट ट्री स्ट्रेटेजी है, जहाँ में कन्वर्जन, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ठीक है, बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट उसके बीच में रखता है, ताकि एक कॉम्पिटिटिव हेल्दी फेडरलिज्म का कंपटीशन रखे। डन। और इसका कोर जो पिलर्स होता है, जिसका जो थीम जिसके ऊपर में ये एस्पिरेशन का कंपटीशन जो रखता है वो है, जैसे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का सेक्टर, एजुकेशन का सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स का सेक्टर, फाइनेंशियल का, स्किल डेवलपमेंट का एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस बार नामसाई डिस्ट्रिक्ट जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट के अंदर में टॉप रैंक में आया है इन द नीति आयोग का कैटेगरी में। डन। Next, fourth Northeast Game proposed to be organized in Arunachal Pradesh. Done. So, John F. Karsing जो जनरल सेक्रेटरी है ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, वो आपका डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर ज्योति आदित्य सिंधिया के साथ मिलके वो लोग प्रपोज कर रहा है कि फोर्थ नॉर्थ ईस्ट गेम जो 2026 में होना है उसको अरुणाचल प्रदेश में रखेगा। ठीक है, ये जो मीटिंग रखा है इसमें अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड उसका इंडोर एज वेल एज आउटडोर से जितना भी फैसिलिटीज़ है, ट्रेनिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट, और उसमें सीड फंड फॉर द एथलीट्स के लिए उन्होंने मतलब ये प्रोग्राम में वो लोग इंटरेक्शन किया है इसके बारे में। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ में जो 39 नेशनल गेम है
इंडिया का जो 39 नेशनल गेम वो मेघालय में जो हो रहा है उसके बारे में भी इसके बारे में एड्रेस किया गया है। ठीक है, तो की पॉइंट आपको ये याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश को 4th नॉर्थ ईस्ट गेम उसके लिए अरुणाचल को प्रपोज किया है, वो होल्ड करेगा। और यहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी होगा वो आपका स्टेक होल्डर जॉन एफ कारसिंग होगा। उसके बाद उसके अलावा मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो आपका ज्योति आदित्य सिंधिया है, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हम आपको बताया है और प्रपोज हॉल बनाएगा, स्पोर्ट्स हॉल्स। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट देगा एंड इवेंट्स जो आपका 39 नेशनल गेम जो मेघालय में होना है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। ठीक है, होगा। सो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि ये नॉर्थ ईस्ट गेम के थ्रू वो एक रीजनल इंटीग्रेशन कर सकेगा बिटवीन डिफरेंट यंग पार्टिसिपेंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और साथ में वो लोग को इस तरह से ट्रेन करेगा कि वो नेशनल और इंटरनेशनल बेंचमार्क तक रख के वो आगे जाके वो मतलब ऐसे स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकेगा और आगे जाके नेशन को रिप्रेजेंट कर सकेगा। ठीक है, सो अबाउट 39 नेशनल गेम जो यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन किया है उससे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमको क्या क्या देखना है। पहला, ये मेघालय में होल्ड होने वाला है और ये जो गेम है इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये उस समय में हो रहा है जब मेघालय 55 ईयर्स ऑफ द स्टेटहुड को ऑब्टेन करेगा। ठीक है, और ये इसमें जो वेन्यूज़ है, वेन्यूज़ लाइक शिलोंग, तुरा, जोआई वहाँ पे रखा जाएगा। ओके, सो एक्सपेक्टेशन है कि नियरली 1200 एथलीट्स लोग आएगा एंड 40 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन को यहाँ पे ऑफिशियली पार्टिसिपेट किया जाएगा। डन। उसके अलावा मैस्कॉट, ज़्यादातर मैस्कॉट को भी पूछा जाता है। सो ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर द नेशनल गेम 39 नेशनल गेम वो अब आपका क्लाउडेड लियोपार्ड होगा। क्लाउडेड लियोपार्ड्स को जनरली हम लोग उइकियांग कहा जाता है इन मेघालय लैंग्वेज। वो बेसिकली इट मीन्स द स्पिरिट ऑफ द लोकल फ्रीडम फाइटर्स को रिप्रेजेंट करता है आपका क्लाउडेड लियोपार्ड। ठीक है, उसके बाद नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया के बारे में, इसका अगर हिस्ट्री फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव हम देखें तो सबसे पहले इसको फर्स्ट एडिशन इसका 1924 में हुआ था लाहौर में। लाहौर मीन्स उस समय का अनडिवाइडेड इंडिया में। उसके बाद उसका जो ओरिजिनल गेम था वो था इंडियन ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो उसको दोबारा 1940 में नाम को फिर चेंज करके उसको नेशनल गेम रखा गया था, जहाँ में मैच को बॉम्बे में खेला था। बॉम्बे यानी कि अभी जो मुंबई हो गया है। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद इसका जो फर्स्ट एडिशन आफ्टर इंडिपेंडेंस लखनऊ में 1948 को रखा गया था। उसके बाद मॉडर्न नेशनल गेम्स जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव के साथ जो खेला है वो 1985 में फिर से दोबारा हुआ है और उसमें न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया है। ठीक है, तो ये जो गवर्नेंस एंड पर्पस ऑफ द नेशनल बॉडी जो होता है नेशनल गेम, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेगा। ये जो गेम है आपका जो नेशनल गेम ऑफ इंडिया, ये इसका जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के कोलैबोरेशन के साथ एलोंग विद द स्टेट गवर्नमेंट के साथ किया जाता है। और इसका जो फाउंडर्स है आपका देरोबजी थाटा, हु इज ऑफन कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एज वेल एज फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल गेम्स। ठीक है, उसके अलावा डॉक्टर A.G. नोरेन ये भी है, हेनरी क्रॉक डक ये भी आपका फाउंडिंग मेंबर्स है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो टैलेंट है आपका यूथ के अंदर में जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करे और वो लोग को हेल्प करे, असिस्ट करे कि वो डोमेस्टिक स्पोर्ट से लेके स्टेट स्पोर्ट से लेके नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके। Okay, next, commercial operation of the third unit of Sivansri third unit of Sivansri Lower Hydroelectric Project has commenced. So थर्ड यूनिट इसका मतलब है जब आप हाइड्रो पावर कंपनी बनाता है, आप कभी भी एक साथ उसका एवरी यूनिट सेक्टर को ओपन नहीं करता है। हम उसका कैपेसिटी अनुसार फर्स्ट उसका एक यूनिट को ओपन करता है और उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल है तो सेकेंड यूनिट को, उसके बाद हम थर्ड यूनिट को ओपन करते हैं। ऐसे करके उसका जितना यूनिट है हम उसको ओपन करता है। वो इसलिए ओपन करता है ताकि वो स्लोली स्लोली अपने कैपेसिटी के अनुसार वो फंक्शन कर सके। ठीक है, तो आपका जो NHPC है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, वो अपना थर्ड यूनिट जिसका कैपेसिटी है 250 मेगावाट यूनिट ऑफ द सिवनश्री लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट को वो ओपन कर दिया है। और अभी करंटली आपका जो सिवनश्री प्रोजेक्ट है वो अराउंड 750 मेगावाट्स का कैपेसिटी ऑपरेशनल कैपेसिटी में रख रहा है। ठीक है, नाउ की पॉइंट्स फॉर द एग्जाम क्या क्या है
ये देख लीजिए की पॉइंट्स में, जैसे कि सिवनसिरी का वाटर ओरिजिनेट आपको पूछा जा सकता है, ट्रिब्यूटरीज पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव मैप है, आप इसको देख सकता है होगा। सो की पॉइंट्स के लिए एग्जाम के लिए सिवनसिरी लोयर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये आपका सिवनसिरी रिवर में है। सिवनसिरी रिवर इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द माइटी ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। उसके बाद ये जो करने वाला, यानी कि जो कंपनी ये सिवनसिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट को कर रहा है, वो आपका एनएचपीसी है, ठीक है। उसके बाद वंस ये कंपनी मतलब कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो इसमें अराउंड 8 यूनिट है, 8 यूनिट ऑफ 250 मेगावाट ईच है, ठीक है, 8 यूनिट। तो ये सब अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, उसमें से सिर्फ 3 यूनिट अभी तक ऑपरेशन है, जिसका टोटल कैपेसिटी हो गया है 750 मेगावाट कैपेसिटी, ये भी याद रखो, ठीक है। ये ज़्यादातर डिटेल्स आपका मेंस एग्जाम लोग के लिए ज़रूरी है। प्रीलिम्स के लिए ये कहाँ में है सिर्फ वो पूछा जा सकता है, एनएचपीसी कंपनी के बारे में पूछा जा सकता है, समझ गया। उसके अलावा इट्स एक्सपेक्टेड कि ये एक ग्रीन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया का नॉन फॉसल फ्यूल का कैपेसिटी के अंदर आता है। और अगर ये सिग्निफिकेंटली पूरा फंक्शनल हो जाएगा तो इट विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर जनरेशन कंपनी ऑफ द इंडिया, ठीक है। सो सिवनसिरी के बारे में थोड़ा अगर हम जाने, क्योंकि सिवनसिरी वो इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर आता है। ये एक ट्रांस हिमालयन रिवर है ना, और ये बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का। इट राइसेस प्लेट्यू, ये जो टिबेटियन प्लेट्यू जो मैप में आप लोग देखा है, वहाँ से वो राइज करता है। चायुल चो बोलता है इसको हम लोग, चायुल चो, ठीक है। फिर से एक बार आप मैप को देख लीजिए यहाँ से, यहाँ पे इफ़ यू सी ये जो रीजन है टिबेटियन रीजन, वहाँ से चायुल चो से रिप्रेजेंट करते हुए, वहाँ से आते हुए अरुणाचल प्रदेश से, उसके बाद वो असम में एंटर करता है, ठीक है। असम में आपका नियरली ग्रेगामुख का जो जगह है, वहाँ से वो एंटर करते हुए असम में ज्वाइन करता है, एंड वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र बनता है, ठीक है। यहाँ पे होगा ये ग्रेगामुख में एंटर करता है होगा, और ब्रह्मपुत्र को एग्जैक्टली जामुरी घाट में, जामुरी घाट जो लखीमपुर में है, वहाँ पे वो ज्वाइन करता है। ये सब आपको पॉइंट समझना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट होगा। और इसका लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 442 किलोमीटर है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र है, लार्जेस्ट। और उसका मेजर ट्रिब्यूटरीज द कमला, कुरुंग, रंगा नदी, दिक्रोंग, वो लोग सब उसका ट्रिब्यूटरीज बनता है। और सिवनसिरी का मतलब है गोल्ड रिवर। जमाना में ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे गोल्ड डस्ट पाया जाता है, और उसी से उसका नाम को डिराइव किया है। डन होगा। सो ये प्रोजेक्ट के बारे में आपको, और हम लोग अगर एनवायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से देखें तो और थोड़ा सा, यानी कि मेंस का पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बहुत सा सेवरल फैक्टर्स और चैलेंजेस इश्यू है, मतलब एसोसिएटेड है। जैसे कि सिस्मिक एक्टिविटी जैसे अरुणाचल प्रदेश का पूरा एरिया जोन 4-5 में आता है, मतलब ये एक हाई रिस्क अर्थक्वेक जोन है। सो उसमें ये जो डैम्स होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर कंसर्न बन जाता है। मेजर क्वेक्स के वजह से ये डैम जो फटने का चांसेस होता है। दूसरा बायोडाइवर्सिटी इन्फेक्ट है ना, ये जो रिजर्व को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 4000 हेक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट लैंड इफेक्ट हुआ है, जिसमें आपका तली वैली जो सेंचुरी वो भी इफेक्ट हुआ है, एंड इम्पोर्टेंट एलिफेंट कॉरिडोर्स ये लोग भी इफेक्ट हुआ है। उसके बाद डाउन स्ट्रीम में अगर हम देखा जाए तो सिवनसिरी रिवर को ब्लॉक करने के वजह से गैंगेटिक रिवर आपका जो डाउन स्ट्रीम रिवर में है, साथ ही साथ आपका जो गोल्डन मैशर फिश है, जो हम लोग का यहाँ का स्टेट फिश है, उसका जो लाइफ होता है एक्वेटिक एनिमल्स का, वो भी हैम्पर होता है, ठीक है। होगा। उसके बाद डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग एंड इरोशन, ये तो होता ही है, बहुत हाई चांसेस होता है बिकॉज ऑफ द मैन मेड फ्लड्स होगा। उसके बाद जियोलॉजिकल फ्रेजाइलिटी, ऑलरेडी हम लोग फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन रेंज में है, एंड वन ऑफ द मेजर साइट्स होता साइट में हम लोग है जहाँ पे लैंडस्लाइड है ना, और ब्लॉकेज का डाइवर्शन कनल ये सब होता है, और इसके वजह से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल फ्रेजाइल सिस्टम में सिचुएटेड है, ठीक है। उसके अलावा सोशल डिस्प्लेसमेंट, इसको बनाने के लिए दो सोशल डिस्प्लेसमेंट का काउंट बहुत कम है, फिर भी थाउजेंड्स ऑफ द लाइवलीहुड इफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस डैम। उसके बाद एनएचपीसी के बारे में, एनएचपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो ये आपको याद रखना है, ये ज़्यादातर वो कंपनी है जो अरुणाचल का बहुत सा मेगा प्रोजेक्ट को लिया गया है, एंड ये एक नवरत्न एंटरप्राइजेस है,
ठीक है, जिसको 1957 में इस्टाब्लिश किया है और इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद है। इट इज़ कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर हाइड्रो पावर कंपनी। नाउ नवरत्न एंटरप्राइजेस बोलने से आपको पता है डिफरेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस होता है गवर्नमेंट का, जैसे महारत्न होता है, नवरत्न होता है। तो नवरत्न बेसिकली उसका कैपिटल का जो कैपेसिटी है उस हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करता है। ठीक है, उस हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करता है। जैसे इसका कैपेसिटी होता है अराउंड 1000 करोड़ का कैपेसिटी रखता है नवरत्न का कैपिटल मनी। ओके, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट, अरुणाचल टाइम्स एड्रेसेस द कंसर्न ऑफ ऑल पुरोहिक वेलफेयर एसोसिएशन। सो ये बेसिकली एक आपका जो ऑल पुरोहिक वेलफेयर एसोसिएशन है वो लोग चीफ सेक्रेटरी को एक स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट ऑफ 1976 इन कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट डालने के लिए वो लोग प्ली रखा है। ठीक है, वो लोग बोला है इंस्टेड ऑफ रजिस्टरिंग एफआईआर, है ना, एफआईआर करने के बदले कंप्लेंट्स लोग को मतलब इंस्टेड ऑफ एफआईआर कंप्लेंट्स लोग को रिपोर्टेडली गांव बुरा और गांव बुरी में फॉर्म मतलब दिया जाता है जहां में इनफॉर्मल सेटलमेंट्स होता है। ठीक है, तो दे आर बेसिकली सेइंग कि एक एक्सप्लॉइटिव फॉर्मेशन सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑल पुरोहिक वेलफेयर वो एक स्ट्रिक्ट लॉ के लिए कहा गया है, जो यानी कि वो लॉ का नाम है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबुलेशन एक्ट ऑफ 1976। स्पेशली कुरुंकुमे एरियाज में वो लोग डालने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ में अभी भी ये प्रैक्टिस पार्ट ऑफ द सोसाइटी में किया जा रहा है। और कुछ भी इश्यू ऑफ द बॉन्डेड लेबर का आता है तो उसको फॉर्मल वे में एफआईआर करने के बदले इनफॉर्मल वे में गांव बुरा और गांव बुरी को दे के वहाँ में नेगोशिएबल वे में मतलब डिसीजन लिया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो बॉन्डेड लेबर है वो लोग के ऊपर में डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर्स फेस करना पड़ता है। ठीक है, सो इसके बारे में लेट्स सी। तो ये है कि ये जो पुरोहित जो फॉर्मरली नॉन आज जिसको हम लोग सोलुंग कहा जाता है, दीज आर कंसिडर्ड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में ऐसा 3 स्टेट है जहाँ में पर्टिकुलरली वल्नरेबल मतलब ये लोग वो ट्राइबल ग्रुप्स है जिसका पॉपुलेशन एसटी से भी और मार्जिनलाइज है, और वो लोग में जो वेलफेयर का स्कीम है वो एसटी से भी और डिप्राइव्ड है। उसी को हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स बोलता है। तो प्राइमरीली ये जो पुरोहित है वो लोग डिवाइडेड है आपका कुरुंकुमे में, करादादी, ईस्ट सियांग में, एंड इवन some of them are there in upper Subansuri also. So historically if we see वो लोग बेसिकली बॉन्डेज मतलब नेबरहुड से लेके डोमिनेंट जो ट्राइब्स है वो लोग नेबरहुड से लेके वो लोग को लेके आता है, ताकि वो लोग को जो मार्जिनलाइज सेक्शन का जो काम है जैसे कि लैंड फॉर्म का काम है ना, वो सब करने के लिए लेके आए। लेकिन गवर्नमेंट बोला है कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट को वो एबुलिश करके एक नया एक्ट बनाया है 1976 में, जहाँ में लेजिस्लेशन है और जिसका मतलब अगर ये लॉ को कोई नहीं मानेगा तो उसका ऊपर में हम लोग क्रिमिनल केसेस भी लगा सकता है। ठीक है, सो गवर्नेंस कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली ये जो कस्टमरी लॉ स्पेशली आपका ट्राइबल्स पॉपुलेशन को देखेगा तो एवरी कस्टमरी लॉ के अंदर में लोकल डिस्प्यूट को हम उस हिसाब से सॉल्व करता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक लीगल कॉन्फ्लिक्ट निकल जाता है, स्पेशली आर्टिकल 15 को लेके, 13 को लेके एंड आर्टिकल 21 को लेके। सो वो लोग इंडियन पैनल कोड के हिसाब से दे आर आस्किंग कि इसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब समझे और इसमें उस हिसाब से लॉ के हिसाब से मतलब एक प्रॉपर इक्वलिटी पनिशमेंट दिया जाए। ठीक है, और कल्चरली इफ वी सी ट्रेडिशनली ये लोग हंटर गैदरिंग था और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता था, और दे हैव ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज जो इंडो बर्मन फैमिली से बिलोंग करता है। और ये लोग का जो प्रैक्टिस के हिसाब से वो लोग पर्टिकुलर मेजर ट्राइब्स के अंदर में इन द फॉर्म ऑफ बॉन्डेड फॉर्म रहता है, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। ठीक है, सो लेट्स सी अबाउट द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट ऑफ 1976। ये क्या है? ये वो एक्ट है जो आपका आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, उसके अलावा आर्टिकल 15, आर्टिकल 13 और आर्टिकल यहाँ पे सब आर्टिकल मेंशन नहीं हुआ है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 15, उसके बाद आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 23, उसके अंदर में हम लोग इसको प्रोहिबिट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें की प्रोविजन क्या क्या है? इमीडिएट एबुलेशन सेक्शन 4। सेक्शन 4 में कुछ कुछ एबुलेशन जैसे कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम को नेशनल वाइड एबुलेशन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, उसके बाद डेप एक्सटेंशन, यहाँ पे बॉन्डेड का जो डेप होता है उसको कंप्लीटली कैंसिल, है ना, क्रेडिटर्स लोग प्रोहिबिटेड किया जाता है कि वो एनी फॉर्म ऑफ एक्शन यूज़ नहीं कर सकेगा वो लोग से लोन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद प्रॉपर्टी रेस्टोरेशन सेक्शन 7, कोई भी प्रॉपर्टी जो आपका क्रेडिटर्स लोग बॉन्डेड लेबर से ले लेता है उसको कंप्लीटली वो लोग के अंदर में रिटर्न करना है।
ठीक है। उसके अलावा एवरी डिस्ट्रिक्ट में और सब डिस्ट्रिक्ट में विजिलेंस कमेटी बनाया गया है जो देखा जाएगा कि ये लोग का सोशल एंड इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन ऑफ द फ्री दैट लेबर हो सकेगा ताकि वो लोग सोसाइटी में दोबारा इंटीग्रेट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद एनफोर्समेंट एंड पेनल्टी में ईबीसी इसका इम्प्लीमेंट्री ऑथोरिटी जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, और पनिशमेंट में आपको 3 ईयर्स से लेके 2000 रुपीज़ का पनिशमेंट भी दिया जाता है अगर बॉन्डेड लेबर का प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू करेगा तो। उसके बाद दूसरा सेक्शन 15 जो होता है बॉन्डेड लेबर एक्ट का, उसमें लेबर दे आर मतलब इफ़ द लेबर और कमिटी डेप्ट को बॉन्डेड डेप्ट बोलने से तो उसको मतलब एक्सटेंड कर सकता है ना, कम्प्लीटली उसको रिमूव कर सकता है। ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है कि बॉन्डेड लेबर अगर लोन लिया है तो उसका फैमिली भी लोन को चुकाना है। ठीक है, सो वो प्रोविज़न नहीं है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से स्पेशली जो आपका रिकग्नाइज पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब है उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में पुरोहिक्स दे आर कंसिडर एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब। मणिपुर में जैसे मरम नागास दे आर कंसिडर्ड, और त्रिपुरा में रैंग इसको हम लोग कंसिडर करता है। त्रिपुरा का आपका एपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुका है। ठीक है, सो ये जनरली पूछा जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के अंदर में जैसे प्राइम मिनिस्टर जन्म, ये लोग कुछ कुछ इनिशिएटिव है जहाँ में हाउसिंग वाटर एंड रोड्स फॉर द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स हम लोग कर देता है। उसके अलावा यहाँ पे सेंट्रल जो वो लोग का हैबिटेट डेवलपमेंट के लिए 100% सेंट्रल स्कीम प्रोवाइड करता है। ओके, next, which district recently secured top rank in the financial inclusion and skill development sector under नीति आयोग's aspirational district program? तो ये तो आपका नमसाई है। ठीक है। उसके बाद which state has been proposed as the host for the fourth Northeast game in 2026? ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ओके। ऑफिशियल मास्कॉट ऑफ द अपकमिंग 39 नेशनल गेम्स इन मेघालय, ये हो गया आपका क्लाउडेड लायन। ठीक है। Which river is the Sivansri lower hydroelectric project constructed? सिवनश्री रिवर में। ठीक है, सिवनश्री वर्ड है सिवनश्री, आसान। Which organization is responsible for the execution of the सिवनश्री lower, यानी कि कौन इसको कर रहा है इंस्टीट्यूट? NHPC। टोटल प्लांटेड इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ लोअर सिवनश्री वंस फुल्ली कमीशन टोटल कितना होगा? अराउंड 2000 है ना। अभी अराउंड 750 का मतलब कैपेसिटी ओपन हो गया है। उसके बाद डिफाइन 3C स्ट्रेटेजी ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ना, कन्वर्जन कन्वेंशन, ये सब आपको पूछा जा सकता है मेंस का पर्सपेक्टिव में। और रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कैसे एक डिस्ट्रिक्ट को या तो एक स्टेट को हेल्प करता है ग्रो में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डन। उसके बाद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और होस्टिंग नॉर्थ ईस्ट गेम्स को होस्ट करने का प्राइमरी कंसर्न क्या होता है? सबसे पहले यूथ का इन्वॉल्वमेंट है ना, उसके अलावा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सो उसके लिए काम आता है। उसके बाद 2 एनवायरमेंटल एंड 2 जियोलॉजिकल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद सिवनश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये नहीं होने से भी अगर पूछ सकता है क्वेश्चन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल हैज़ ए कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या क्या एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल चैलेंजेस हो सकता है आपको बताना है। तो कोशिश करो कि आप इसको अरुणाचल का मैप के साथ एक्सप्लेन कर सके। ओके, नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे, लव योर फैमिली, वर्क सुपर हार्ड, लिव योर पैशन, गेरी वेयरनकचुक। सो विद दिस थॉट हम लोग बहुत मेहनत करेंगे एंड कीप फॉलोइंग आवर न्यूज़, कीप स्टडिंग। थैंक यू।